बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़ साहब। आपने बहुत ही इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने करी है। एहतशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने बुलाने के लिए। खुर्शीद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जैसे अफरोज़ साहब ने कहा है, तो इसको हम लोग इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जितने सवाल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, एंड ताकि आप लोग भी उसमें बेनिफिट कर पाएँ। सो जैसे टॉपिक है आज सेकुलरिज्म से रिलेटेड इंडियन सिनेमा में, तो कंसिडरिंग कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अगर हम ओवरऑल इंडियन सिनेमा की बात करेंगे तो आई थिंक हमें बहुत बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान में बहुत सी ज़ुबानें हैं, बहुत ही गैर मामूली काम हो रहा है अलग अलग ज़ुबानों में, फ़िल्मों में भी। एंड बहुत ही आई थिंक फ़ख्र का हम लोगों के लिए बायस है जिस तरीके का काम सिनेमा में हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको हिंदी सिनेमा से, इंडियन सिनेमा से, जो बॉलीवुड का सिनेमा जिससे मेरी वाक़फ़ियत ज़्यादा है, उस पर मैं तवज्जो देने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। एंड उसके बाद हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन इंडिया में है वो मुख्तलिफ है जो कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में होगी। तो उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए। एंड फिल्मों की भी अगर हम बात करें तो फिल्मों को भी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट सिनेमा डेफिनेटली, जैसे अफरोज़ साहब ने भी कहा कि उसका एक नेशन बिल्डिंग में उसका कंट्रीब्यूशन है, रहा है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं हिंदुस्तान में, एंड उसका बहुत इम्पैक्ट रहा है, लोगों पे असर होता है फिल्मों का। एंड लेकिन सिनेमा एक कमर्शियल मीडियम भी है, एक उसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत से लोग हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए, और बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो सिनेमा पर डिपेंडेंट होती हैं। सो बहुत बार जिस तरीके के जो एक ट्रेंड होता है, जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज उनका एक मकसद ये भी होता है कि जो भी वो पैसा उसमें लगा रहे हैं उसमें वो उसको एटलीस्ट रिकवर कर पाएँ, और कम से कम अगर उसमें कुछ प्रॉफिट कर पाएंगे तो ऑब्वियसली एवरी बिजनेस पर्सन वुड वांट सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। तो वो भी एक मकसद होता है। तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसी फिल्में बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, और उसके पीछे क्या उसका रीजंस हो सकते हैं, एंड किस तरीके का ट्रेंड है जिसको कि देखकर फिल्म मेकर्स फिल्में बना रहे हैं। और जैसे अगर सब्जेक्ट हमारे सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो आई थिंक हिंदुस्तान बहुत ही गैर मामूली मुल्क है। आई थिंक ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पर इतनी ज़ुबानें हैं, इतने मज़हब के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, बहुत ही खूबसूरत डाइवर्सिटी इंडिया में है, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। एंड वो चीज़ हम लोगों को सिनेमा में भी देखने को मिलती है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जब सिनेमा बनना शुरू हुआ, अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो उस वक्त क्या असरात थे, बिकॉज जो भी आपके सोशियो पॉलिटिकल आपका जो भी एक एटमॉस्फेयर होता है उसका इम्पैक्ट सिनेमा पर भी पड़ता है। एंड हम लोग पीछे जाएंगे, पर अगर हम आज के दौर की अगर बात करें कि आज के दौर में भी, प्रेजेंट में भी, इस साल में भी और हाल फिलहाल में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं हिंदी सिनेमा में जो कि सेकुलरिज्म को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रही हैं, एंड दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा को भी मैं बात करूँगा, बिकॉज बहुत से लोग आर्ट सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग कमर्शियल सिनेमा को भी अप्रिशिएट करते हैं। इट हैज़ अ फार वाइडर रीच एज वेल। सो इस साल एक फिल्म आई है, इसका नाम है वॉर, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म है। तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से खालिद जो किरदार टाइगर श्रॉफ का है, तो ऋतिक रोशन उसमें अपने सुपीरियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि दैट उसको फेलिसिटेट करना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए, उसको इज्जत बख्शनी चाहिए। एंड जिस तरीके का पूरा एक नैरेटिव उसमें दिखाया गया है वो आई थिंक बहुत पॉजिटिव है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। एंड दैट इज़ वन एग्जाम्पल दैट हाउ secularism is being practiced in India, Indian cinema and Hindi films as of now as well. उसके अलावा एक और अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में भी एक फिल्म अभी रिलीज़ हुई है, मेरे दोस्त हैं मिलाप ज़वेरी, उनकी फिल्म भी आई है मरजामा। तो उसमें जो हीरो का किरदार है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है, उनका नाम रघु है, और उनको मोहब्बत हो जाती है एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की से, इसका नाम है जोया।
एंड तो उसमें जो वो एक हारमोनिका जो है जोया उनको प्रेजेंट करती हैं सिद्धार्थ को, एंड उस पर लिखा होता है जोया, जो कि उर्दू में लिखा हुआ है. सो वो भी एक आई थिंक पॉजिटिव एक चीज़ होती है कि दैट आप एक किसी ज़ुबान को भी आप प्रमोट कर रहे हैं इन अ वे अपने आप से. तो हारमोनिका पे जोया लिखा होता है. एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के जो दो सबसे करीबी दोस्त हैं, दोनों मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, दे आर शोन एज पॉजिटिव कैरेक्टर्स कि आप भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर, लॉयल्टी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है. एंड इवन आखिर में जो क्लाइमैक्स का सीन है उसके अंदर जोया लिखा होता है और उसमें से आग जली हुई है, एंड वो उर्दू में लिखा हुआ है जोया. सो ये अभी बिल्कुल इस महीने की बात है और वो फिल्म कामयाब हुई है, पिक्चर वो पसंद की गई है, लोगों ने उसको पसंद किया है, इट्स अ हिट फिल्म. तो ये तो रिसेंट एग्जाम्पल्स अगर हम करें, पिछले साल एक बहुत ही आई थिंक कमाल की फिल्म आई थी, उसको बनाने वाले थे अनुभव सिन्हा, जिनका ताल्लुक अभी अलीगढ़ से, उन्होंने बनाई है. तो उन्होंने जिस तरीके से एक कोशिश करी है कि वेरियस कम्युनिटीज़ को किस तरीके से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और किस तरीके से एक ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, कैसा एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, उसमें कमाल का उन्होंने उसमें काम किया है. पिक्चर पसंद की गई है एंड लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है. और उसमें बहुत से अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अंदाज़ा होता है कि कौन से फियर्स हैं जो कि अलग अलग लोगों में मौजूद हैं आज के दौर में, एंड किस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को समझने की. और अल्टीमेटली चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी आप कत्लो गारत कर लीजिए, पहले भी कत्लो गारत हुआ है, उसका एंड रिजल्ट यही होता है कि दैट पीपल हैव टू लिव टुगेदर एंड अल्टीमेटली मोहब्बत ही कामयाब होती है. तो एक उसमें बहुत अच्छा मैसेज सामने आया था, एंड ये बिल्कुल एकदम हाल फिलहाल की बात है. इस तरीके की और भी बहुत सी फिल्में आ रही हैं जिसमें एक पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और वो काफ़ी अप्रिशिएबल हैं. अगर अब हम पीछे जाते हैं और जैसे सिनेमा जब से शुरुआत हुई है इंडिया में, मुंबई में अगर हम बात करें, मुंबई सिनेमा में, हिंदी सिनेमा की बात करें, तो अगर 1940s की अगर हम बात करें तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक फैंटेसी सिनेमा उसमें आ रहा था और एक कुछ हद तक पेट्रियाटिक फ्लेवर उसमें चीज़ सामने आ रही थी. एंड फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड किस तरीके से चीज़ें सामने उसमें आ रही थी. दोज आर द थीम्स प्राइमरीली. इंडिपेंडेंस के बाद में अगर हम देखें तो 50s 60s में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज था, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि पार्टीशन हुआ और उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें गई और बहुत ही तशद्दुद का माहौल उस टाइम पे था. लेकिन 50s 60s में आपको पार्टीशन के ऊपर फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. जो थीम्स फिल्मों की थी वो ज़्यादातर जैसे ज़मींदारों के ऊपर है, या फिर वर्कर्स की प्लाइट के ऊपर है, उनकी मजबूरियों के ऊपर है, गरीबों के बारे में है, या फिर इस तरीके के इश्यूज़ के बारे में, किस तरीके से मुंबई का जो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था वो किस तरीके से सामने आ रहा है, उसके बारे में वो चीज़ें सामने आ रही थी. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ था और उसको जैसे एक कहते हैं कि नेहरूवियन इम्पैक्ट जैसे कह सकते हैं. तो यहाँ पर आई थिंक कहना ज़रूरी है कि मैंने एक सेशन अटेंड किया था टाइम्स लिटरेरी फेस्टिवल में मुंबई में, और वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर था, और उसमें वीर सांघवी जो कि बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, नयनतारा सहगल भी उसमें मौजूद थी. एंड तो उसमें वीर सांघवी साहब ने एक बात कही जो कि बहुत ही मेरे दिमाग में वो चीज़ रह गई, और उन्होंने यही कहा कि दैट जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि दैट उन्होंने कम्युनिटीज़ को, वेरियस कम्युनिटीज़ को एक साथ पे मिल के रहने के लिए मजबूर किया. He forced people to come together and stay together, and that he just made it very clear that you have to live together. You cannot live separately. आपका एक आइडेंटिटी है as an Indian, and you should respect that. You should identify with that. और वो चीज़ देखने में आती है फिल्मों में. 50s और 60s की अगर हम सिर्फ फिल्मों की बातें करें तो उसमें रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होता था. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दैट देयर वाज एनी डिस्कोर्स स्पेसिफिकली ऑन रिलीजन पर से, एंड वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है. उसके बाद फिर एक बहुत ही कमाल की फिल्म आई जिसको बहुत अरसा लगा बनने में और बहुत ही महंगी फिल्म थी, मुग़ल आज़म. और अगर मुझे आप लोगों में से कोई बताएं कि मुग़ल आज़म किस तरीके से सेकुलर फिल्म थी या उसने क्या रोल प्ले किया सेकुलर में,
सेकुलरिज्म में हिंदुस्तान में, तो आप लोग कोई बताना चाहेंगे? हाँ, कैसे एग्जाम्पल बताएं? जोधा भाई एंड अकबर एज वेल। और उसमें एक बहुत ही मशहूर एक भजन है, किसी को याद है? हाँ, नंदलाला छेड़ गए। सो अभी उसमें लॉर्ड कृष्णा को उसके अंदर उन्होंने सेलिब्रेट किया है। अनारकली जब डांस करती हैं तो एक मीरा के अंदाज में उनका डांस होता है। तो जो जिस तरीके से, और जोधा बाई को ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को परस्यू कर सकती हैं। तो वो जो एक कंपोजिट कल्चर जो उस फिल्म में दिखाया गया था, वो एक सेकुलरिज्म के लिए गैर मामूली मिसाल था। एंड वो फिल्म इतनी कामयाब हुई जिसका कि कोई कंपैरिजन नहीं है। आज तक भी मेरे ख्याल से कोई फिल्म उसके आसपास भी नहीं आएगी जिस तरीके की कामयाबी मुगल आजम ने देखी। तो उससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि दैट हर किस्म के लोगों ने उसको देखा, उसको एक्सेप्ट किया और उस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यही हमारा कल्चर है कि हम चाहे किसी भी रिलीजन में हो, हम एक साथ मिल के रह सकते हैं और हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर उनको एक दूसरे को हम विश कर सकते हैं। एक इनफैक्ट जावेद साहब का एक ऑब्जर्वेशन है, जावेद अख्तर साहब का एक ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक काफ़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है। तो जावेद साहब ने एक बात ये कही है किसी अपने एक टॉक में, उन्होंने ये कहा है कि जनरली हिंदी फिल्मों में मुस्लिम कैरेक्टर्स को होली खेलते हुए नहीं दिखाया जाता है, विच इज़ अ बिट स्ट्रेंज बिकॉज रियल लाइफ में बहुत से जो मुस्लिम्स होते हैं अपने हिंदू दोस्तों के साथ में होली खेलते हैं एंड लाखों लोग खेलते हैं। तो उसमें वो चीज़ एज सच फिल्मों में नहीं दिखाई गई। मे बी शायद उसको भी दिखाना चाहिए बिकॉज दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ अ रियल फैक्ट ऑफ इंडिया एज वेल। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन सब चीज़ों से दिलों को जोड़ने में डेफिनेटली मदद मिलती है। और इस तरीके के और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें गानों की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, तो अब ये जो आपने जिस आपने भजन के बारे में बताया, मोइन नंदलाल, तो उसको कंपोज करने वाले कौन है? नौशाद साहब। उसको लिखा किसने है? शकील बदाई ने। सो हाँ, तो सही जवाब। तो इस तरीके से मन तरपत मोहम्मद रफ़ी का गैर मामूली भजन उन्होंने गाया है, उसको नौशाद साहब ने कंपोज किया, उसको लिखा शकील बदायूनी ने। इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल है। साहिब लुधियानवी साहब ने बहुत से उन्होंने भजन उन्होंने लिखे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हर कोई उसको गाता है, हर कोई। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर ये नहीं गाया जाता हो। उसको लिखने वाले कौन है? उसको लिखने वाले साहिब लुधियानवी। और न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सो ये लिखने वाले इसको साहिब लुधियानवी हैं। इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बेहतरीन भजन अगर किसी ने गाए हैं तो वो किसने गाए हैं? मेल वॉइसेस में रफ़ी साहब ने गाया। एंड रफ़ी साहब ने जिस अकीदत से गाया, और वो प्रैक्टिसिंग मतलब मुस्लिम थे उनको, लेकिन जिस श्रद्धा से उन्होंने, जिस अकीदत से उन्होंने वो भजन उन्होंने गाए हैं, वो एक गैर मामूली, बट दैट इज़ द कल्चर। वो एक कल्चर है इंडिया का कि दैट सब लोग, और इवन फिल्म इंडस्ट्री का भी, कि दैट सब लोग एक साथ मिल के काम करते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर कुछ इस तरीके के बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें कुछ ऐसी बात कही जा सके जो कि सबके लिए हो और वो हर किसी को एक तरीके से साथ में लेकर चलने वाली बात करते हैं। रफ़ी साहब ने गैर मामूली भजन उन्होंने गाए हैं और वो आई थिंक मेरे ख्याल से हमेशा अमर रहेंगे। उनको आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि आप उनको शामिल ना करें। एंड फिर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो पहली फिल्म अगर कोई बनी है नोटेबल, वो थी गरम हवा। 74 में वो फिल्म बनी थी। एंड गरम हवा को डायरेक्ट किसने किया था?
एम सत्यू साहब ने, एंड बलराज साहनी साहब उसमें मेन किरदार उन्होंने निभाया था, फारूक शेख साहब भी थे। गरम हवा की थीम क्या थी, अगर आप कोई बताना चाहे, क्या थीम थी गरम हवा की? हाँ, पार्टीशन पे थी, और उसमें एक बलराज साहब का एक किरदार दिखाया गया कि वो एक मुस्लिम फैमिली से हैं, एंड he's in two minds कि whether he should stay in India or should go to maybe पाकिस्तान, लेकिन उसको बनाने वाले थे एम सत्यू साहब। तो ये है इंडिया, ये है इंडियन सिनेमा की, उसमें ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कौन बना रहा है, क्या उसकी थीम है, उसकी क्या ईमानदारी है उस थीम की तरफ, वो इम्पोर्टेंट है। निका एक फिल्म है जो कि बहुत कामयाब फिल्म है, किसको उसको डायरेक्ट किसने किया उसको? सो अभी आप कोई कह ही नहीं सकता कि यार ये कितनी इंट्रिंसिकली इस चीज़ को समझना, तलाक के कॉन्सेप्ट को, या जो भी एक मुस्लिम औरत जो है जो उसमें सफ़र करती है, जो भी उसकी एक फ्लाइट है, या आप कितने विम्स एंड फैंसीज की वजह से आप तलाक दे सकते हैं, तो उसको अगर किसी ने इतने बेहतरीन तरीके से अगर उसको प्रेजेंट किया है, तो वो बी आर चोपड़ा साहब है। हसन कमाल साहब के उसमें गाने थे, गैर मामूली गाने थे, लेकिन बी आर चोपड़ा साहब को बहुत ही कमाल की समझ थी उर्दू की। यश चोपड़ा साहब ने जिस तरीके से उर्दू का यूजेज उन्होंने किया है, बहुत ही उनको कमाल की उनको समझ उर्दू की जिस तरीके से थी। उनकी फिल्म थी वक्त, अख्तर रहमान साहब के उसमें डायलॉग थे, और टोटल उसके अंदर जो एक स्क्रिप्ट थी जिस तरीके से हिंदुस्तानी, जिसको सही मानने में कहेंगे, और भी उन्होंने बहुत से इस तरीके से साहिर लुधियानवी साहब के साथ उन्होंने काम किया कभी कभी में, एंड एकदम बहुत ही खालिस उर्दू उसमें थी, और बहुत ही इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया हमेशा के साथ। तो इस तरीके के एग्जांपल्स कॉन्स्टेंटली हमारे सिनेमा में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि दैट आपको ये भी समझना होगा कि ये जो सोशियो पॉलिटिकल जो एक माहौल है मुल्क का, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है कॉन्स्टेंटली। जैसे कि अभी मिड 70s में इमरजेंसी के बाद में जो एक एंग्री यंग मैन का जो किरदार सामने आया बच्चन साहब का, और जो फिल्में जिस तरीके से बनी उसमें, तो वो एक देन थी उस माहौल की, उसे एक इम्पैक्ट की। लेकिन एक कॉन्शियसली एक कोशिश कहीं ना कहीं ये एक की जाती थी कि जो फिल्में बने वो उसमें एक कोई ये इंटेंशन ना हो कि किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रिलीजन को उसमें तकलीफ पहुंचाने का या फिर उसको हर्ट पहुंचाने का, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आगे भी चल के फिल्में बनती रहीं, और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सामने आते रहते हैं, और एक कोशिश कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखा जाए। बहुत बार लोग कहते हैं कि बहुत से हम स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं फिल्मों में। वंस अगेन सिनेमा एक मास मीडियम है। लोगों को अगर कोई एक सर्टन इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो एक सर्टन अगर कोई गांव में देख रहा है, कोई छोटे शहर में देख रहा है, अलीगढ़ में फॉर एग्जांपल अगर देख रहा है, वो एकदम उसका अलग, बिल्कुल ही अलग उसका IQ लेवल होगा, अलग उसका डिमांड्स होंगे, वो फिल्म क्यों देखना चाहता है। तो उनको भी लोग केटर करते हैं, उनका भी एक अपने एक उनकी स्पेसिफिक उनकी डिमांड्स होती हैं। तो हर चीज़ को उसमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो जैसे एक क्रिश्चियंस का स्टीरियोटाइप है कि वो क्रॉस पहने होंगे, या फिर शॉर्ट ड्रेसेस होंगे, या फिर नर्स होगी अगर लड़की है, या फिर वो बार डांसर होगी, या फिर पारसीज हैं तो उनका भी एक स्पेसिफिक उनका एक स्टीरियोटाइप है कि वो एक गुजराती में बोलते होंगे, एक पर्टिकुलर उनका ड्रेसिंग उनका एक सेंस होगा, एंड वो सर्टेन खानों के नाम होंगे, धनसक है या भिंडी कराई बोलेंगे। तो वो एक स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि उनसे एसोसिएटेड हैं। सिमिलरली मुस्लिम्स के साथ में भी स्टीरियोटाइप्स सर्टेन एसोसिएटेड हमेशा रहे हैं कि वो जैसे उनका एक टोपी पहनने का है, या फिर और तावीज़ पहनने का है, या फिर आँखों में काजल लगाने का है। तो वो सब एक स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि, लेकिन उस ऐसा नहीं कि वो स्टीरियोटाइप्स किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, वो स्टीरियोटाइप्स जनरली सभी के लिए हैं, अलग अलग लोगों को सिंबलाइज करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए, और एक आसान तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कि लोग समझ जाएंगे हाँ ये वही है। इस तरीके से प्रेजेंट करने की बहुत बार कोशिश की जाती है। कुछ लोगों से इख्तिलाफ हो सकता है, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये एक स्टोरी को सादा तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए एक आसान टूल है। फिर अगर हम देखें जैसे जैसे आगे दौर बढ़ा, सलमान खान की फिल्म आती है मैंने प्यार किया, तो मैंने प्यार किया में हरीश पटेल का एक किरदार है।
तो मुझे को बताया कि हरीश पटेल ने क्या किरदार निभाया मैंने प्यार किया। थोड़ा नाम इनका नया है लेकिन ये बहुत नोन फेस है। नहीं सो उसमें जब सलमान अपने फादर से रिबेल करते हैं, मैंने प्यार किया, जब अपने फादर से रिबेल करते हैं और वो एक छोटे शहर में जाते हैं और तो हरीश पटेल एक उसमें एक माइंड एक उनकी माइंड टाइप का उनको होता है, वो ओन करते हैं और वहाँ पर एक ट्रक चलाने का इनको काम देते हैं। हरीश पटेल इज अ मुस्लिम ओवर देयर एंड ही गिव्स सलमान खान अ जॉब व्हेन ही नीडेड द मोस्ट, सो ही सपोर्ट्स। सो द आइडिया इज कि सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो वो उसको ऐसे टाइम पे सपोर्ट कर रहा है जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो एक लेवल ऑफ इक्वालिटी की तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि दैट इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर एंड दैट इज हाउ इट हैज बीन प्रेजेंटेड। फिर सलमान की और भी फिल्में अगर आई हैं, जैसे हम आपके एक और में भी है, तो उसमें भी सतीश शाह का जो किरदार, जो आप डॉक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो सतीश शाह का उसमें किरदार है और वो भी बहुत ही पॉजिटिव इस तरीके से उनका किरदार उसमें आता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जब सेकुलरिज्म को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है और पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते रहते हैं। सरफरोश है तो उसमें इंस्पेक्टर सलीम का किरदार है और वो आमिर खान से पूछता है कि वो एक सेंस ऑफ उसको एलिनेशन हो रहा है और उसको एक सेंस ऑफ परसिक्यूशन का उसका हो रहा है। तो उसमें वो जिस तरीके से उनको आमिर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तुमको इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और तुम्हारी भी एक बहुत अहमियत है, तुम्हारे पास एक एक्सपर्टीज़ है जो कि और लोगों के पास में नहीं है और तुम उसको अपने साथ में रखो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। किस तरीके से फिर वो एक दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, हाउ थिंग्स हैपन आफ्टर दैट। और ऐसे ही और भी अगर हम देखें तो फिल्में और बनती रहीं। सर्टेन फिल्मों से कुछ लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है कि मे बी एक जिंगोइस्टिक एलिमेंट आ जाता है और लाउड हो जाती हैं और फिर और भी कुछ सर्टेन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि पॉजिटिव फिल्में भी हमेशा बनती रही हैं। मतलब इंडिया से आप सेकुलरिज्म को, इंडियन सिनेमा से आप उसको सेकुलरिज्म को आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज इतना इंग्रेन्ड है इंडिया में कि दैट इट्स वेरी वेरी सॉलिडली इंग्रेन्ड। अगर हम देखें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान हैं और उन्होंने इतने लंबे अरसे तक इतने बड़े मुल्क में उन्होंने इतनी मकबूलियत हासिल करी है, इतनी मोहब्बत हासिल करी है, तो लोग उनको उनके काम की वजह से पसंद करते हैं। उनके वो किस मजहब से बिलोंग करते हैं लोगों को मैटर नहीं करता, वो उनको मैटर करता है कि वो जो किरदार जो निभा रहे हैं या फिर जो एक उनका हीरोइज्म है या फिर कुछ उनको सीखने को मिलता है, पॉजिटिव एक एटीट्यूड है। जैसे बहुत से इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो अगर ये अपनी फिल्मों के अलावा भी जो काम करते हैं उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। शाहरुख को अगर आप उनकी आप स्पीचेस सुने या अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें तो गैर मामूली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और मतलब मैं तो ज़ाती तौर से इन लोगों से काफ़ी मेरा क्लोजली इनसे मेरी मुलाकातें इन लोगों से रही हैं, उठना बैठना रहा है। तो हिंदी सिनेमा में जो सेकुलरिज्म का एलिमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, आप किसी को भी लें, कोई भी आप करें, तो इतना स्ट्रॉन्गली इन लोगों का जो एक इम्पैक्ट है सेकुलरिज्म की तरफ, उसका कोई सानी नहीं है। ज़ख्म एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, महेश भट्ट ने डायरेक्ट करी थी, और उसमें भी अगर जैसे कोई डायलॉग्स हुए या फिर कोई उसमें अगर कोई डाउट्स आते थे कि भाई कौन यहाँ पर बिलोंग करता है, कौन यहाँ पर नहीं बिलोंग करता है, किसको यहाँ चले जाना चाहिए, अजय देवगन का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग है वहाँ पर। तो इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं एंड मैंने इन लोगों से ज़ाती तौर पर बहुत से मेरा तबादला ख्याल रहा है। आमिर को मैंने देखा है, आमिर स्पेशली जब सत्यमेव जयते आमिर काम कर रहे थे टेलीविजन सीरियल के ऊपर और जो उनका टीवी शो उनका आया था, तो मैंने देखा है कि जो उनको एक मोहब्बत है इस मुल्क से, मतलब गैर मामूली। शो से अलावा भी मैंने उनसे वैसे भी उसके बारे में मेरी उनसे बातचीत रहती थी, मैंने इंटरव्यू भी किया सत्यमेव जयते के जब सीजन 1 आया था उसके बाद में, एंड वो इतना कुछ करना चाहते थे कि जेनरिक मेडिसिन
एक उनका एक एपिसोड था कि आप सस्ते दाम पे आप गरीबों को आप मेडिसिन दे सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि केमिकल सेम ही होता है, लेकिन जो फार्मा की जो कंपनीज हैं वो बहुत ही महंगे प्राइस पे मेडिसिन को सेल करते हैं, और आप जेनरिक मेडिसिन से आप गरीबों को आप बहुत ही सस्ते फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं। तो ही एक्चुअली वांटेड टू स्टार्ट अ शॉप फॉर जेनरिक मेडिसिन। ही क्रिएटेड लॉट ऑफ अवेयरनेस। आज के टाइम पे बहुत जगहों पे हम जेनरिक मेडिसिन को हम देखते हैं, या फिर एक सस्ती दवाओं की हम शॉप्स अपने आसपास हम लोग देख सकते हैं। और वैसे भी बहुत सी चीज़ों से मुताल्लिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, चाहे वो लगान में वंस अगेन अगर हम देखें तो जो एक सेकुलरिज्म का जो हम उसमें मुजाहरा देखते हैं कि जो हीरो है वो भुवन है, और जो जिताने वाले जो किरदार हैं उनमें दो अहम रोल प्ले कर रहे हैं, एक दलित है और एक उसमें मुस्लिम कैरेक्टर है। एंड दे आर वेरी वेलकम, दे आर प्रेजेंटेड वेरी नाइसली, एंड द मूवी वेंट ऑन टू बिकम अ ह्यूज सक्सेस। मैं हूं ना भी एक फिल्म है शाहरुख खान की, जिसमें एक पॉजिटिव काफ़ी तरीके से दिखाया गया है। और ये भी एक चीज़ नोटेबल है कि बहुत बार जब हम स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो चीज़ें प्रेडिक्टेबल तरीके से होती हैं कि वो स्कल कैप पहनेगा अगर मुस्लिम कैरेक्टर है, और वो उसको काजल उसको लगा होगा। लेकिन काफ़ी फिल्में हैं जो कि वो स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक करती हैं। जैसे एक फिल्म आई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें फरहान अख्तर का कैरेक्टर का नाम है इमरान। तो वो ही इज़ अ वेरी रेगुलर नॉर्मल मुस्लिम कैरेक्टर, जिसका कोई स्पेसिफिक उसका कोई वो नहीं है कि वो उसका एक कोई हुलिया हो या फिर कोई उसका टाइप हो। वो अपना दोस्तों के साथ में वो बाहर गया हुआ है, वो छुट्टी के लिए गया हुआ है, एंड ही इज़ अ वेरी रेगुलर गाय। सो और इस तरीके के कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो बहुत से होते हैं। अगर ऐसे मुस्लिम यंगस्टर्स में देखें, बहुत से लड़के लड़कियां एकदम बिल्कुल ऐसे प्रेजेंटेबल होते हैं जो कि बाकी आप कोई भी अगर उनके आसपास अगर नज़र आएंगे तो वो भी वैसे ही होते हैं। इस तरीके के बहुत से और भी एग्जांपल्स अगर आ सकते हैं सामने। गली बॉय एक फिल्म आई है इस साल, रणवीर सिंह ने उसमें एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाया। गली बॉय का थीम क्या थी अगर कोई बताना चाहे तो? हाँ हाँ, करेक्ट। और उसमें हीरो कौन है? अच्छा, तो अभी जो एक इस साल की अगर एक हिट फिल्म के बारे में अगर जिक्र किया जाए, और वो बहुत ज़्यादा उसको सराहा गया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, और एकदम एक लैंडमार्क फिल्म के तरीके से उभर के आई है। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें ये है कि इट्स अ मुस्लिम कैरेक्टर, एंड ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ हीरो, एंड हाउ ही इमर्जेस ऑन टॉप, बट ही इज़ हेल्प्ड by everyone around him. So there is no specific agenda around him.